हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ईशा अग्रवाल और मैं सुनाती हूँ आप लोगों को कहानियाँ। आज कहानी स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं। अब जिसको बात नहीं सुननी वो सीधा जाके स्किप करके इस कहानी सुन ले। बात भी नहीं सुननी इनको अब, ठीक है। कि एक्चुअली मेरा ये चैनल बनाने का मतलब ये था कि ना आप लोग मुझे जानते, ना मैं आप लोगों को जानती। मुझे सिर्फ आप लोगों के यूज़र नेम दिखते हैं, वो फिर आप लोगों का असली है या नहीं ये तो मुझे ये भी नहीं पता। आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मेरा नाम ईशा अग्रवाल है, और ये भी सच है या नहीं है, सच्ची का नाम है या नहीं है, ये भी आप लोगों को क्या पता। तो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर्स हैं, है ना। मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप लोग मुझे नहीं जानते, आप लोग एक दूसरे को भी नहीं जानते। तो इस चैनल का मोटिव ये है कि इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड रहता है अपनी लाइफ में, कभी किसी चीज़ को लेके, कभी किसी चीज़ को लेके, हर वक्त दिमाग में किच रहती ही रहती है। तो यहाँ पर ये चैनल बना है इमोशनल वोमिटिंग के लिए। बिल्कुल सही सुना आपने, इमोशनल वोमिटिंग के लिए। कोई भी मन में इमोशंस है बहा दो, बोल दो, जो भी है। कोई गर्लफ्रेंड को लेके किच है, कोई पढ़ाई को लेके या घर वालों को लेके। मोस्ट ऑफ तो घर वालों के लिए लेकर ही होगी, देखो मुझे पता है। घर वालों को लेके या नौकरी को लेके या छोकरी को, किसी भी चीज़ को लेकर किच हो रही है दिमाग में, तो बोल दो यार। हम हैं यहाँ पे, हम एक फैमिली की तरह हैं। ये फैमिली अपनी बाय चॉइस है, ठीक है। क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, क्या फ़र्क पड़ता है। किसको समझ में आ रही है, कौन जानता है आपको? आपको यहाँ कोई नहीं जानता। तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कि हमको एक दूसरे को हम नहीं जानते, हम एक दूसरे को एडवाइस कर देंगे। अगर आप कहोगे कि प्रिया गंदी है, वैसे लड़कियां गंदी होती नहीं है, लेकिन आप कहोगे प्रिया गंदी है, तो हम सब मिलकर कहेंगे हाँ हाँ प्रिया गंदी है, चाहे भले उसमें तुम्हारी गलती क्यों ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ कोई जजमेंट पास नहीं होगी। यहाँ पर हम सब एक दूसरे की बात सुनेंगे। कोई मन में जो भी फ्रस्ट्रेशन है वो यहाँ पर निकाल दो, है ना। अब अपन यही करें। मैंने जो पोस्ट भी डाली थी वो यहाँ पर पोस्ट भी आपने अगर देखी होगी तो पता नहीं, मुझे देख ली होगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर सुन लो। और दूसरी बात, कुछ कहेंगे हाँ हाँ ये तो कहेगी, इसका तो चैनल है, इसके तो सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इसका तो चैनल बढ़ जाएगा। अरे भाई, तुमने मेरा नाम पूरा ढंग से देखा नहीं क्या? ईशा अग्रवाल है ये। बनिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। सब्सक्राइबर पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बात ये है ना कि मैं एक अपनी लाइफ में ऐसी इंसान थी कि स्कूल टाइम से एकदम एक्सट्रोवर्ट, मतलब कि जिसका पूरा स्कूल जानता होगा, एकदम बैक बेंचर टाइप, जिसको पूरा स्कूल जानता था। और वो एक्सट्रोवर्ट इंसान अचानक से एक कंपटीशन एग्ज़ाम देने की तैयारी में इतना गुम हो गया कि 5 साल तक, समझ रहे हो आप, 5 साल तक वो एक कमरे में बंद रहा। इतना बोलता हुआ इंसान एकदम से अचानक से चुप हो गया। और ऐसा नहीं था कि उसके पास बातें नहीं करनी, ऐसा था कि उसके पास कोई सुनने के लिए नहीं था। अब मैं जब उस लूप से निकल गई तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने क्या कुछ मिस आउट कर दिया अपने इस 5 साल की लाइफ में। लेकिन मुझे अभी और मिस आउट नहीं करना, इसीलिए मेरा मेन मोटिव यही है चैनल बनाने का कि आप लोग अपनी लाइफ में इस तरह का कुछ मिस आउट ना करो। और मुझे पता है कि कोई सुनने वाला लाइफ में यार चाहिए, कोई तो चाहिए। इसी वजह से उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए अपनों ने ये चैनल बनाया है। कोई झंझट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि चैनल कितना बड़ा होगा या वो होगा, नहीं नहीं। मेन बात ये है कि अपन यहाँ पर आकर कंफर्ट फील करें। मेन मोटिव है कंफर्ट। मेरी लाइफ का हमेशा से मोटिव रहा है कंफर्ट की वजह से। मुझे कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रही, लेकिन कंफर्ट की थी हमेशा से। अपन यहाँ पर एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराएंगे और कुछ नहीं कराएंगे, ठीक है। मान रहे हो मेरी बात को? और समझ में आ गई है मेरी बात तो थैंक यू। इसी तरह से सपोर्ट करते रहना। और भाई तुम लोग कमेंट क्यों नहीं करते हो यार? इतना सन्नाटा पसंद नहीं है मुझे। अपनी लाइफ में बहुत सन्नाटा सुन लिया है मैंने। अब यहाँ सन्नाटा मत रखा करो, बातें करती रहा करो, ठीक है ना। अब अपन स्टोरी स्टार्ट करते हैं। 4 मिनट 4.5 मिनट बकवास होगी। अब अपन आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट एपिसोड में अपनों ने देखा था कि स्वरा माहिरा और वंश का इंतज़ार कर रही थी बाहर। अब माहिरा स्वरा तो इंतज़ार कर रही थी, तो वहाँ को किसी दूसरी डायरेक्शन से
वहाँ पर जहाँ पर स्वरा खड़ी थी उसकी दूसरी ही डायरेक्शन में 3 गुंडे, मतलब कि 3 लड़के गुंडों के गेटअप में आए। अब गुंडे बोला है तो ऑब्वियसली लड़के ही होंगे भाई, लड़कियां थोड़ी ना गुंडे होती हैं। ये लड़कों को ही गुंडा का गेटअप सेट सूट करता है। अब लड़के ऑफेंड मत हो जाना, ये तो देखो सच्ची है। और वो दूर से स्वरा को वहाँ खड़ा होते हुए देखते हैं। उनमें से पहला लड़का बोलता है, बॉस बॉस देखो वो रही लड़की, इसी की फ़ोटो थी ना। तीनों लोग उस पहले वाले लड़के की बात सुनकर पहले स्वरा को देखते हैं, फिर अपने पॉकेट से फ़ोन निकाल कर अपने फ़ोन में आई हुई स्वरा की पिक्चर देखते हैं, जो ऑब्वियसली आकाश ने ही उन्हें भेजी होगी। दोबारा स्वरा को देखते हैं, फिर दोबारा फ़ोन में पिक्चर को देखते हैं। अब जिसको वो बॉस बोल रहे थे वो बोलता है, हाँ लग तो यही रही है, लेकिन वो लड़का कहाँ है जो इसे बचाएगा। तो वो दूसरे वाला लड़का कहता है, बॉस देखो वो रहा उस पेड़ के साथ, उस पेड़ के पास में खड़ा है ना, उस दुकान के सामने। उनका वो जो बॉस है वो तीनों फिर ईशान को देखते हैं, फिर ईशान की पिक्चर को देखते हैं, फिर दोबारा ईशान को देखते हैं, फिर दोबारा ईशान की पिक्चर को देखते हैं। अब उनका जो बॉस है वो कहता है, हाँ तो ठीक है शुरू करें, तैयार हो ना तुम दोनों नौटंकी करने के लिए। उनमें से जो पहला वाला लड़का है वो कहता है, बॉस 1 मिनट, मैंने आज से पहले कभी किसी लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा, सबको अपनी बहन की नज़रों से देखा है बॉस, तो आज सीधा किसी लड़की को छेड़ कैसे दूं? नहीं बॉस नहीं, पाप लगेगा मुझे, मम्मी डांटेंगी। और दूसरा लड़का भी पहले वाले लड़के की बात में सहमति देते हुए कहता है, हाँ बॉस ये सही कह रहा है, और वैसे भी हम कौन से असली के गुंडे हैं, हम तो छोटे मोटे स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, और कहीं सच में जोर से पिटाई हो गई तो मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। उनका जो बॉस है वो अपने आसपास के दोनों को देखता है और अपनी आंखें रोल करते हुए कहता है, उस दूसरे लड़के के जवाब देते हुए, हाँ तो मेरी क्या 10 शादियाँ हो गई हैं? नहीं तुम बता दो मुझे, मेरी भी तो नहीं हुई है भाई। और बेवकूफ़ों, सच में थोड़ी ना छेड़ना है लड़की को, बस छेड़ने की एक्टिंग करनी है, और अगर ज़्यादा मार लगती दिखे तो वहाँ से भाग जाना, समझे? अब चलें। अब दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपनी बॉस की सहमति देते हुए, मतलब बात में हाँ मिलाते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं करते हुए। यहाँ माहिरा आकाश को कहती है, सर कहाँ हैं आपके भाड़े के गुंडे, अब तक आए क्यों नहीं? आकाश अपने फ़ोन निकालते हुए कहता है, आ जाएंगे, शांति तो रखो। और वो सामने देखता है और कहता है, देखो 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 वो आगे। और यहाँ स्वरा अब फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और वंश माहिरा को बुलाने अंदर की तरफ जाने लगी, तो उसे पीछे से किसी की सीटी मारने की आवाज़ आती है, लेकिन स्वरा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऑब्वियसली उसे समझ में नहीं आता कि उसी के लिए थी। वो आगे बढ़ती है। अब उसे किसी के गला साफ करने की आवाज़ आती है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। वो मुड़कर देखती है तो 3 गुंडे जैसे दिखने वाले लड़के 2 बाइक पर थे। एक बाइक पर 2 और दूसरे बाइक पर वो तीसरा, और तीनों उसी की तरफ देख रहे थे और तीनों के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल थी जिसको हर लड़की पहचानती थी, हर लड़की। अब जो लड़कियों की इंट्यूशन होती है, स्वरा को वही इंट्यूशन, उसका अंदर का 6th सेंस उसे अलर्ट का सिग्नल भेजता है, उसके दिमाग से उसे अलर्ट का सिग्नल भेजता है कि डेंजर यानी कि मेल। और वो वही करती है जो पहले हर लड़की करती है। क्या? मौका। वो मौका देते हुए उन्हें इग्नोर करती है, जाने मानो कह रही हो कि मौका दे रही हूँ, भाग लो। लेकिन लड़के तो अक्ल के दुश्मन होते हैं, उन्हें कहाँ समझ में आता है। उन्हें लगा कि जब तक थप्पड़ नहीं पड़ेगा तब तक तो
हमारी उनकी नाम है भी हाँ ही है ना, ऐसी मेंटेलिटी होती है कुछ कुछ लड़कों की, सबको नहीं बोला भाई। तो उनमें से जो पहला लड़का है वो कहता है, और मैडम जी कहाँ चली, हमें भी बता दो, कंपनी मिल जाएगी आपको और हमको भी। और ये कहकर वो साथ वाले से हाई फाई करते हुए हंसने लगता है। तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं, मतलब कि हंसने की एक्टिंग करने लगते हैं। जब ये थोड़ा सा सीन हुआ, इतने में माहिरा यहाँ पर वो थोड़ा झल्लाते हुए, जैसे उसे पर्सनली ऑफेंड फील हो रहा है एकदम, वो कहती है, अरे कहाँ है आपका ये हीरो, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा, मन कर रहा है अभी उन तीनों की चटनी बना दूं। उसका ऐसे लिटरली गुस्से में हाथ कांपने लगता है। आकाश कहता है रुको रुको, सब्र करो, रुको मेरी झांसी की रानी, ईशान आता ही होगा और वो बस एक्टिंग कर रहे हैं, टेंशन मत लो, सच में तुम्हारी बहन को नहीं छेड़ रहे हैं वो। और ये कहकर वो थोड़ा सा गर्दन ना में हिलाता है और सामने देखने लगता है। आकाश के फेस पर एक स्माइल थी। माहिरा आकाश की तरफ देखती है। उसे थोड़ा सा शॉकिंग फील होता है, थोड़ा सरप्राइज फील होता है कि बिना किसी ऑकवर्डनेस के कितने हक से आकाश ने माहिरा को मेरी कहा था। और कितनी अजीब बात है ना कि माहिरा को बिल्कुल भी बुरा भी नहीं लगा, बल्कि उल्टा उसे ये सुनकर उसके पेट में कुछ होने लगा था। और वो आकाश की साइड प्रोफाइल दिख रही थी और उसे देखकर वो सोचती है, हाय मुझे आज इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं। नो 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 माही नो, फोकस फोकस, रू ईशान फोकस। और ये कहकर वो अपनी नज़रें, उसका दिल तो नहीं कह रहा था, लेकिन वो अपनी नज़रें आकाश से हटाकर सामने की तरफ देखने लगती है। यहाँ जब ये सब हो रहा था तो ईशान, उसे कुछ साउंड आती है। अब कुछ साउंड आई है, उसके आसपास ही आई है, तो ईशान भी अपने आसपास इधर उधर देखने लगता है। तो उसकी सीधा नज़र स्वरा की ओर जाती है। एक बार स्वरा को यहाँ देखकर तो वो थोड़ा सरप्राइज तो होता है, लेकिन जब वो हो रहे इस पूरे सीन को देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और अपने आप ही उसकी आंखों में अंगारे सुलगने लगते हैं, उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फूटा हो। स्वरा शायद वो पहली लड़की थी उसकी माँ और अनन्या के बाद, या अलावा स्वरा वो पहली लड़की थी जिसके लिए ईशान के दिल में इस लेवल का प्रोटेक्टिवनेस की फीलिंग उभरी थी। ये सीन देखकर उसे तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि किसी की हिम्मत भी कैसे हो गई कि मिस तलवार के साथ बदतमीज़ी कर सके। जस्ट इमेजिन ना, लड़के इमेजिन कर पाएंगे और लड़कियां भी इमेजिन कर पाएंगी कि आपका इंसान वो सामने है और कोई उससे बदतमीज़ी कर रहा है। अब तक आपका उसके ऊपर कोई हक नहीं है इंसान के ऊपर, लेकिन स्टिल आप और वो दोनों जानते हैं कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जो आप दोनों को कनेक्ट किए हुए है। और उस इंसान के साथ कोई बदतमीज़ी कर रहा है, क्या आप ये बर्दाश्त कर लेंगे? नहीं, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। शायद कुछ ऐसा ही हाल ईशान का भी था। उसे बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा, शायद गुस्से से भी अगर कोई बड़ा वर्ड होता होगा तो शायद ईशान को वही होता है। उसके दिल में अलग सी धड़कन, एक फीलिंग्स वाली नहीं, एक अलग सी रेज वाली धड़कन उसकी बढ़ने लगती है। अपने सामने इस हो रहे मंजर को देखकर उसके पैर जैसे जम ही जाते हैं। क्यों? ईशान जब अपने सामने देखता है तो अभी अभी उसकी आँखों, उसकी जो डीप डार्क आइज़ में जैसे मानो अंगारे उलग रहे थे, वो मानो कहीं गायब ही हो गए। ऐसा क्या हो रहा था सामने? और उसके जो हाव भाव थे, जो इतने गुस्से में, इतने उत्तेजना में जो ईशान 1 मिनट में आ गया था,
जैसे उसके ऊपर किसी ठंडे पानी से बाल्टी डाल दी उसके ऊपर, ऐसा ईशान का हाल हो गया था। उसकी तो एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए अपने सामने वाले सीन को देखकर, और बल्कि अपोजिट एकदम, ईशान के फेस पर एक स्माइल थी अपने सामने वाले सीन को देखकर। क्यों? क्योंकि सामने कुछ ऐसा सीन था जो ईशान ने इमेजिन नहीं किया था। वैसे तो अगर देखा जाए तो मेन प्लान क्या था आकाश और माहिरा का, कि इसी तरह वो गुंडे आएंगे, स्वरा के साथ बदतमीज़ी करेंगे, ईशान को गुस्सा आएगा और ईशान स्वरा को प्रोटेक्ट करेगा। डिसेंट है ना, राइट? लेकिन अभी तक हो भी वैसा ही रहा था एक्चुअल में। स्वरा को छेड़ा उन्होंने और ईशान को गुस्सा भी आया, लेकिन बीच में एक प्लॉट ट्विस्ट था कि हमारी जो लड़की है, हमारी जो फीमेल लीड है, ये कोई ऐसी वैसी लड़की तो है नहीं, इन्हें किसी हीरो की तो ज़रूरत है नहीं। आई मीन ऐसी ज़रूरत नहीं है, ये अपनी प्रोटेक्शन खुद करना जानती हैं। और यहाँ क्या हो रहा था कि स्वरा जब उस लड़के की बात सुनती है, कंपनी वाली बात कि हमें भी कंपनी दे दो, तो जैसे स्वरा का तो बांध ही टूट जाता है। उसे तो कोई ना कोई इनिशिएटिव ही चाहिए था अपने दिल की, अपने मन की भड़ास निकालने के लिए। अब वो आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे कदमों से, एकदम डेंजरस लगते हुए, उस वक्त स्वरा एक बहुत ही डेंजरस ओरा में थी। उसका ओरा काफ़ी डार्क था ना, एकदम अल्फ़ा सिग्मा सब एकदम। उसके मन में आता है, मैंने मौका दिया था लेकिन तुम माने नहीं, अब जो होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और वो सामने बढ़ के, जिस लड़के ने उससे कंपनी वाली वो बात की थी, उस लड़के के कान के नीचे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है, एक ज़ोरदार बजाती है। वहाँ इतनी तेज चट की आवाज़ आती है ना कि एक बार तो मानो वहाँ सब कुछ शांत हो गया। वैसे तो सुबह सुबह का टाइम था, काफ़ी कम लोग आए हुए थे, ऑलरेडी वहाँ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में वो चट की आवाज़ इतनी तेज गूंजती है कि सबके मानो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाएं। वो कोई एवं थप्पड़ नहीं था, वो एक बहुत बड़ा ज़ोर से चांटा मारा था उसने। वो लड़का जिसके चांटा पड़ा था, वो एक बार पूरा 360 डिग्री घूमकर वहीं अपनी पोजीशन पे आ जाता है। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। बस उसे तो ये समझ में आ रहा था कि उसका जो लेफ़्ट कान है वो थोड़ा सुन्न पड़ गया है और लेफ़्ट साइड में थोड़ी थोड़ी जलन हो रही है। और उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि इतनी जल्दी अभी अभी उसके साथ हो ही क्या गया। ऐसा सीन देखकर यहाँ आकाश और माहिरा दोनों की ही आंखें दुगनी साइज़ की हो गई। सोचा तो कुछ था, लेकिन हो यहाँ कुछ हो रहा है। माहिरा अपने मुंह पर हाथ रखती है और पीछे से कहती है, ओह शिट, मैं कैसे भूल गई कि ये रूह है। और आकाश, उसको तो वो तो ऐसे भुर्रा सा गया था एकदम। वो एक बार स्वरा को देखता है और फिर माहिरा को देखकर आकाश अपना एक कदम माहिरा से साइड में ले लेता है और मन में सोचता है, हे भगवान, ये बहनें हैं कि क्या है? एक मुंह से गोली मारती है तो एक हाथ से गोली मारती है। पता नहीं क्या होगा मेरा और ईशु का, बचा लेना बस आप। ये कहकर आकाश फिर से सामने देखने लगता है। इन दोनों का तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था भाई। इन दोनों का तो क्या हो रहा था क्या नहीं, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ बाकी के वो दोनों लड़के अपने साथी की ऐसी हालत देखते हैं तो एक घूंट गटक कर आगे बढ़ते हैं। बढ़ना पड़ता है भाई, पैसे मिले उन्हें। वो कुछ करते उससे पहले ही स्वरा उन पर बरस जाती है। उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था, वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं थी उन्हें, लेकिन उससे पहले ही स्वरा उन पर बरस जाती है। फिर नहीं वो रुकती, फिर स्वरा रुकती ही नहीं है। एक के मुंह के ऊपर वो थप्पड़ पे थप्पड़ बजाए जा रही थी
दूसरे हाथ से एक के बाल पकड़कर उसे घुमा रही थी और तीसरे लड़के के मेन पॉइंट पर जाकर जोर से एक लात मारती है। वो कहते हैं ना, एक नारी सब पे भारी, वो वाला सीन था। यहाँ पर स्वरा ने इन तीनों को एक साथ हैंडल किया हुआ था। स्वरा की वो लात पड़ने से वो लड़का वहाँ पर हाथ लगाता है और नीचे बैठते हुए ज़ोरदार चिल्लाते हुए कहता है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, इससे पहले ही मैंने अपना वंश खो दिया। और ये कहकर वो वहाँ पर गिर जाता है। स्वरा उनके बजाय ही जा रही थी, कान के नीचे, जैसे आज तो स्वरा ने चंडी का रूप धारण कर लिया हो, और गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, कंपनी देनी है ना तुम्हें, अब दो ना, तुम्हें मारकर नरक में जाऊंगी तो वहां भी कंपनी दे देना, ठीक है। और ये कहकर वो और जोर से थप्पड़ लगाने लगती है। ईशान जब ये सब देख रहा था तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहते हैं ना कि प्यार में पड़ने के लिए एक पल काफ़ी होता है, एक पल की ही ज़रूरत होती है, वो एक मोमेंट होता है। शायद ईशान के लिए वही था। शायद ईशान स्वरा को प्लान के मुताबिक बचा भी लेता, या फिर कुछ वो इम्प्रेस भी हो जाती स्वरा, कुछ भी होता। लेकिन अभी जो ईशान के सामने सीन चल रहा था, वो स्वरा, उसे देखकर उसके दिल में जोर जोर से धड़कने लगता है वो दिल। और उस पल में ईशान को एक बात तो रियलाइज़ होती है कि उसका दिल इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि वो अपने दिल पर हाथ रख कर कहता है, आज पहली बार मेरी आंखों ने अपने सामने हो रहे मंजर से नज़र हटाने से मना कर दिया है। इनकी ये डीप ब्राउन आंखों में आग इतनी तेज़ है कि इसका उजाला आसपास की सभी नज़रों को झुकने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन मैं इन्हें साफ देख पा रहा हूँ। ये सब से अकेली लड़ रही हैं, लेकिन सबको मिलाकर भी ये सबसे ताकतवर कैसे हैं? आज से पहले मैंने बहुत से सुंदर चेहरे देखे, लेकिन पता नहीं था कि हिम्मत और जज्बा इतना भी कभी सुंदर हो सकता था। जब से मैंने इन्हें झुकने से मना करते हुए देखा है, तब से मेरे अंदर कुछ बदल सा गया है। ईशान इसी तरह अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से ही बातें करने में गुम था। वो तो जैसे मानो आज स्वरा में खो ही गया हो। इससे पहले स्वरा में तो वो पहले भी कई बार खोया होगा, लेकिन आज कुछ अलग हो रहा था ईशान को, कुछ ज़्यादा डीप हो रहा था आज ईशान को। वो इस तरह गुम ही था कि उन गुंडों की रोने की आवाज़ से वो जैसे नींद से उठ जाता है, जैसे जाग जाता है, और सिचुएशन को हाथ से निकलता देख वो जल्दी से वहाँ जाता है और स्वरा से कहता है, मिस तलवार, क्या कर रही हैं आप? मर जाएंगे ये, और अगर इन्हें मारना ही है तो आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रही हैं? मुझे मौका दीजिए। ये कहकर ईशान स्वरा को देखने लगता है। स्वरा ईशान की ये बात सुनकर जैसे रुक जाती है, 2 मिनट के लिए रुक जाती है और ईशान को देखने लगती है। स्वरा की आंखों में वो गुस्से भरी उसकी वो लाल डीप ब्राउन आईज, और ईशान की फीलिंग भरी आंखें। जब ये दोनों आंखें आपस में मिलती हैं तो बैकग्राउंड में जैसे एकदम चिंगारियां उड़ने लगती है।
ईशान को देखते ही मानो पता नहीं क्यों कि स्वरा की आंखें थोड़ी अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि काली माता को कोई शांत नहीं कर पाया था, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपने आप को सौंप दिया, तब जाके काली माता को शांति मिली थी। सेम वैसा ही हाल था शायद यहाँ। स्वरा की आंखें जिनमें जैसे खून करने को ही आज वो तैयार थी, लेकिन ईशान की आंखों से मिलते ही वो अपने आप ही थोड़ी सॉफ्ट हो गई। ईशान स्वरा की आंखों में बदलते हुए वो भाव देख रहा था। वो सब समझ रहा था। उस वक्त तो आई कांटेक्ट शायद इनकी लाइफ का पहला, वो इतना डीप आई कांटेक्ट था, इतना डीप। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। और आज पता नहीं ईशान को क्या होता है। वो ऑलरेडी इतना ओवरवेल्म फील कर रहा था, ओवर इमोशन फील कर रहा था कि वो अपने होश में नहीं था आज। वो ईशान को पता नहीं क्या होता है, और वो सीधा जाकर स्वरा को हग कर लेता है। यस, वो स्वरा को हग कर लेता है। एक हाथ फर्मली स्वरा की बैक पर रखता है और दूसरा हाथ स्वरा के बालों को सहलाता है और कहता है, इट्स ओके, इट्स ओके, यू आर ओके, तुम ठीक हो। और अगर तुम ठीक नहीं हो तो भी ठीक है, मैं हूँ स्वरा, मैं हूँ। ये कहते हुए ईशान स्वरा के बालों को सहला रहा था। ईशान को पता नहीं आज क्या हुआ था कि वो स्वरा को लगाकर ये सब कह रहा था। जस्ट इमेजिन कि आप अपने होश में नहीं हैं और इस तरह आपको कोई अपना एक ऐसा हग करे और एक ऐसी बात कहे, तो आप तो जैसे मेल्ट ही हो जाओगे ना, बिल्कुल मेल्ट हो जाओ। मैं तो हो जाऊंगी मेल्ट। स्वरा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी फ्लो के साथ बहते हुए स्वरा भी धीरे धीरे से अपने हाथ ईशान की बैक पर रखती है और ईशान को हग बैक करती है। स्वरा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और ईशान की बात सुनकर वो धीरे से अपना सर हाँ में हिलाती है। स्वरा को इस हग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसे इस हक की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, शायद बहुत पहले से ही ज़रूरत थी। जो दिल हमेशा से इतना भारी लगता था उसे, आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस बड़े से पहाड़ में से एक पत्थर उसे उठ गया हो, एक पत्थर उठा दिया गया हो। दोनों की ही आंखें बिल्कुल बंद थी। दोनों कुछ महसूस कर पा रहे थे। दोनों की बाहों में एक जो दोनों हैं ये बिल्कुल फिट हो रहे थे, जैसे कि मेड फॉर ईच अदर हो। एकदम फिट, एकदम ताले चाबी की तरह बिल्कुल एकदम फिट हो पा रहे थे ये दोनों। और जिंदगी में पहली बार दोनों को ऐसा लगा जैसे कि इतने सालों से जो कुछ अधूरा था वो आज पूरा हो गया हो। सच में उन्हें सच में आज लगा कि जैसे आज कुछ पूरा हो गया हो। उन दोनों के पास वर्ड्स ही नहीं थे, या फिर वर्ड्स सोचने की वो दोनों हालत में ही नहीं थे। कैसा भी लग रहा होगा ना अपने एक इंसान को, अपने मतलब एक इंसान जो दोनों ही इंसान, दोनों का ही दिल किस तरह से भारी था, ये शायद आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। स्वरा और ईशान भी शायद शब्दों में ना बता पाए।
लेकिन सिर्फ एक हग से ही दोनों को मान लो कुछ ऐसा लगा कि कुछ पूरा हो गया। ये बड़े बड़े एक्शंस करना, इस तरह के हम सीन्स देखते हैं, ये शायद बड़ा, इन सब का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हग एक इतनी रोमांटिक चीज़ होती है, कपल्स के बीच में, और काफ़ी चीज़ों में रोमांटिक भी नहीं होती। हग एक ऐसी चीज़ है जो आपको आप जैसा फील करवाती है। शायद बहुत ही कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आए, लेकिन हग में जो पावर है वो शायद किसी में भी नहीं है। इट्स नेक्स्ट लेवल, टू मच। दोनों इसी तरह एक दूसरे में गुम थे। फिर एक बाइक की साउंड से दोनों जैसे नींद से उठे हों, क्योंकि वो तीनों गुंडे, जब उन्हें 2 मिनट का ब्रेक मिलता है अपनी पिटाई में, तो जैसे ही अपनी उस अधमरी हालत में मौका मिलते ही वो तीनों वहाँ से भाग निकलते हैं। इस आवाज़ से दोनों डिस्टर्ब हो गए थे। यहाँ ईशान और स्वरा दोनों को एहसास होता है कि अभी अभी इन दोनों के बीच में क्या हुआ, और ऑकवर्डनेस के मारे दोनों ही अपनी नज़रें नहीं मिला पाते। दोनों को ही एहसास था, ये बहुत ही डीप फीलिंग थी जो दोनों महसूस कर रहे थे। और जैसे ही दोनों अलग होते हैं तो वही मिसिंग वाली फीलिंग दोनों को ही फिर से होने लगती है। इस सारे सीन को आकाश और माहिरा देख रहे थे। जब स्वरा उन गुंडों को मार रही थी, जब तक ईशान आया नहीं था, तो आकाश माहिरा से कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि स्वरा पिछले जन्म में ब्रूस ली थी? माहिरा कहती है उसी शॉक्ड आवाज में, मुझे थोड़ी ना पता था कि रूह उन गुंडों का तबला बजा देगी, और वैसे भी सारी गलती ना आप ही की है। और ये कहते हुए आकाश की तरफ मुड़ती है। आकाश कुछ कहने की कोशिश तो करता है देखो, लेकिन माहिरा उसे बोलने का मौका नहीं देती। माहिरा कहती है, आप ही का आइडिया था ना ये, हम तुम साथ साथ हमेशा हमेशा, लो कर लो अब साथ साथ। मतलब मैं ही पागल हूँ जो आपके इस डी ग्रेड आइडिया में आपका साथ देने लगी। क्या सोच रही थी मैं? नहीं, क्या सोच क्या रही थी मैं? मुझे लगा आप एक सीईओ हैं, एक बहुत बड़े लॉयर हैं, आपका आइडिया तो कमाल ही होगा। पर मैं भूल कैसे गई कि हो तो आप भी एक मर्द जात का हिस्सा ही ना। आप लोगों को तो यही लगता है ना कि लड़कियों को आपके प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। हाँ होती है कभी कभी, लेकिन सिर्फ तभी जब भी वो लड़की आपकी प्रोटेक्शन चाहे। नहीं, आप लोगों को तो यहाँ माचो बनना है, हमें यहाँ हीरो बनना है, हमारा हीरो बचाएगा हीरोइन को, हीरोइन इम्प्रेस हो जाएगी, ठीक है, फिर बूम दोनों शादी की बातें कर रहे होंगे, बच्चे को ट्यूशन पहुँचा रहे होंगे, मतलब ओ माय गॉड। और ये कहते कहते जैसे माहिरा अपना रैंट शुरू ही कर देती है। उसके अंदर का जो दबा हुआ फेमिनिज्म है वो जाग उठता है। अरे फेमिनिज्म को कोई गलत नहीं बोलेगा, फेमिनिज्म इज़ अ वेरी गुड थिंग अगर आप उसे समझें तो। माहिरा इसी तरह रैंट करने लगती है, और आकाश किसी छोटे बच्चे की तरह बीच बीच में बोलने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी बात सुनी कहाँ जाती है। वो तो ऐसे खड़ा था जैसे कि कोई टीचर से उसे डांट पड़ रही हो, और वो मन ही मन में सोचता है, इतना तो आज तक मेरी सगी माँ ने मुझे नहीं डांटा जितना ये डांट रही है। और ये कहते हुए वो अपनी नज़र इधर उधर करता है, और देखते हुए वो अपनी नज़र स्वरा की तरफ करता है। और जैसे ही वो वहाँ देखता है तो उसी पल उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त वो देखता है कि ईशान वहाँ आ गया है। अब वो माहिरा को कैसे चुप कराए? माहिरा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो फिर वो क्या करता है कि आकाश माहिरा का मुंह पकड़कर उसे स्वरा और ईशान की तरफ घुमा देता है। माहिरा को समझ में नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही अपने सामने देखती है तो वो बिल्कुल चुप हो जाती है।
और इसी मोमेंट पे ईशान स्वरा को हक कर लेता है। और ये देखकर दोनों की साइज, आंखों की साइज फिर से दुगनी हो जाती है। और आकाश कहता है, देखा देखा देखा, इतना भी बुरा नहीं था प्लान। देख लो, हमारा मेन मोटिव तो यही था ना कि इन दोनों को पास में लेके आए। देख लो देख लो। माहिरा कुछ नहीं कह पाती। अब भाई एक आकाश को भी देखो, सीईओ है लेकिन बच्चों की तरह बात कर रहा है। अपने पसंदीदा इंसान के सामने तो आप बच्चा भी हो ही जाते हो यार। फिर आप कुछ नहीं सोच के बोलते, फिर आपके मन में जो आता है वैसे बोलते हो। आप अपना साइड का वो वाला, अपनी लाइफ का वो वाला साइड दिखा देते हो जिसको आपको भी नहीं पता था कि वो एग्जिस्ट करता है। आकाश के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। माहिरा उस मोमेंट पे कुछ नहीं कहती। जब वो गौर से अपने सामने हो रहे सीन को देखती है कि किस तरह ईशान ने कितनी स्ट्रांगली, कितनी प्रोटेक्टिवली स्वरा को हक कर रखा है। उसके हाथ स्वरा को कैसे सहला रहे हैं। और जब वो देखती है कि स्वरा ने ईशान को हक बैक कर लिया, तो ये देखकर माहिरा की आंखें अपने आप ही सॉफ्ट हो जाती हैं। वो सारी मूवमेंट को, उन दोनों की सारी मूवमेंट को धीरे धीरे देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। और वो धीरे से कहती है, स्वरा। आकाश को समझता नहीं और उसे समझ में कहता है, माहिरा अपनी बात आगे करती हुए कहती है, स्वरा हक पसंद नहीं है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उसे हक करे। लेकिन आज उसे इस तरह देखकर मैं 100% श्योर हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। स्वरा का ये साइड भी है, मुझे तो आज ही पता चला है। स्वरा को ज़रूरत है किसी की। मैं हमेशा से जानती थी कि स्वरा को किसी की ज़रूरत है, और अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो इंसान ईशान ही है। माहिरा की बात सुनते हुए आकाश उसकी तरफ देखता है। अपनी इस बहन के लिए इतना इमोशंस फील करते हुए उसे देखकर आकाश के मन में माहिरा के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है इस बार, कि कोई अपनी फैमिली के लिए इतना कैसे कर सकता है। आकाश भी जब सामने देखता है और फिर वो भी अपनी उसी धीरी आवाज़ में कहता है, हाँ सही कहा तुमने। मैंने भी आज ईशान को, मेरे इशू को कभी इससे पहले इतना कंफर्टेबल किसी के साथ नहीं देखा। ये कहकर आकाश और माहिरा दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे के इमोशन शायद दोनों के लिए रिलेटेबल थे। दोनों ही समझ रहे थे कि हाँ क्या हो रहा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर एक बार गर्दन हाँ में हिलाते हैं और कुछ समझते हैं। उसी मोमेंट पे उन्हें देखते हैं कि गुंडे जा रहे हैं। गुंडे जाने के बाद और ईशान और स्वरा के हक ब्रेक करने के बाद वो भी वहाँ से निकलते हैं और उन दोनों की तरफ जाते हैं, ईशान और स्वरा की तरफ। अब इस पूरे सीन को, ईशान और स्वरा का जो सीन था, इसे माहिरा और आकाश ही नहीं देख रहे थे। उस ब्लैक कार में, वो एक ब्लैक कार थी ना, उस ब्लैक कार में बैठा वो आदमी, उस आदमी के हाथ का वो कैमरा जो लगातार ईशान और स्वरा की पिक्स क्लिक करे ही जा रहा था। वो कैमरा क्लिक्स की आवाज़ से भर रहा था। उसके अंदर क्लिक्स की आवाज़ ही आवाज़ आ रही थी। वो लगातार उन दोनों की पिक्चर क्लिक कर रहा था और उस कैमरे के पीछे एक स्माइल करते हुए कहता है, ये देखकर तो बॉस खुश हो जाएंगे। यस। उसकी आवाज़ काफ़ी ठंडी थी, काफ़ी मैस्कुलिन भी थी। आज तो पक्का बॉस मुझे एक बहुत अच्छा इनाम देने वाले हैं। और ये कहकर वो कैमरा अंदर करता है और वो ब्लैक कार
वहाँ से चली जाती है। अब ये इंसान कौन था ये तो पता नहीं। क्यों ईशान और स्वरा की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था ये भी नहीं पता। अब आगे क्या होएगा ये भी नहीं पता, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब एक्चुअली स्टोरी में है क्या, यहाँ हो क्या रहा है, इतनी मिस्ट्री। अब आगे जो भी होएगा हम देखते हैं हमारे कल वाले एपिसोड में। ओके, थैंक यू। और मेरी स्टार्टिंग की बात एक बार सुन ली हो तो प्लीज़ उस पर अमल ज़रूर करना, उसको समझ में आई हो तो। बाकी थैंक यू, बाय, टाटा।